आज इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक नया दिन है, क्योंकि कल 18th लोकसभा इलेक्शंस के वोट काउंट हो चुके हैं। और अगर आपने क्लोजली इस काउंटिंग प्रोसेस को फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि कैसे ये काउंटिंग अलग और हैरान करने वाली थी। हालांकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी सीट्स हैं, लेकिन इंडिया अलायंस ने भी उन्हें काफी अच्छी टक्कर दी है। यूपी, महाराष्ट्र और अमेठी में इन 3 इम्पोर्टेंट जगहों में बीजेपी अपनी पकड़ नहीं बना सकी है और ये लोगों के लिए काफी शॉकिंग भी था। खैर, ये सब बातें तो और भी आगे चलती रहेंगी, लेकिन इस इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी एक बात जो वोट काउंटिंग के एक दिन पहले हुई और शायद सभी की नजरों से बच गई, वो सूरत को लेकर है। आप तो जानते ही हैं कि कैसे सूरत लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया गया था और नॉमिनेशन पेपर्स की विड्रॉल के लास्ट डे पर 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीएसपीज, प्यारेलाल भारती एंड 3 अदर्स बिलोंगिंग टू लिटिल नोन पार्टीज ने भी एक-एक करके अपने पेपर्स को विड्रॉ कर लिया था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था, जिसके बाद सूरत सीट से सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉमिनी के लिए बच गया और वो थे रूलिंग पार्टी के बीजेपी नॉमिनी मुकेश दलाल। मुकेश दलाल के सोल कैंडिडेट होने की वजह से वहां की इलेक्शन रिजल्ट्स पर इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और ये झटका गुजरात हाईकोर्ट तक देखने को मिला है। वोट काउंटिंग से एक दिन पहले सूरत के 3 वोटर्स ने गुजरात हाईकोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी। ये पिटीशन बीजेपी के मुकेश दलाल की अनकंटेस्टेड जीत को चैलेंज करती है, जो उन्हें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिली थी। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि बीजेपी के नॉमिनी सूरत सीट से अकेले कंटेस्ट कर रहे थे। इसी की वजह से वहां पर उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया गया बिना किसी कंपटीशन के। तो जहां एक तरफ पूरा देश वोट काउंटिंग की तैयारी कर रहा था, सूरत के 3 पिटिशनर्स कल्पेश बरोट, फिरोज मलिक और अशोक पिंपल, इन्होंने हाईकोर्ट में डिमांड किया है कि कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंबानी का नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करने का फैसला क्वैश और सेट असाइड किया जाए। इसी के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा डिक्लेयर की गई दलाल की जीत को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। आपको बता दो कि प्ली में पिटिशनर्स का कहना है कि नॉमिनेशन फॉर्म को सेक्शन 36 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजंस के तहत रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था, जो नॉमिनेशन स्क्रूटनी से डील करता है। पिटीशन में लिखा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास स्क्रूटनी को रोकने का कोई अथॉरिटी नहीं था। पिटीशन में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को स्क्रूटनी प्रोसेस के बीच में नोटिस या समन्स इशू किए बिना अलाउ नहीं कर सकता था। पिटीशनर ने फर्दर आर्ग्यू किया कि कांग्रेस कैंडिडेट के नॉमिनेशन फॉर्म को वॉइड डिक्लेयर करने का पूरा प्रोसेस ही इंसेप्शन से गलत था। अभी गुजरात हाईकोर्ट ने इस पिटीशन पर अपना कोई फैसला नहीं दिया है। हाईकोर्ट की वेकेशन के चलते ये मैटर कौन सुनेगा और क्या अब रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद बीजेपी कैंडिडेट की जीत को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, इस पर कमेंट कर पाना काफी मुश्किल है। पर मैं आपको बता दूं कि ये सूरत से बीजेपी की अनकंटेस्टेड जीत को चैलेंज करने वाली हाईकोर्ट में दूसरी पिटीशन है। इससे पहले अप्रैल 2024 में सूरत से एक और वोटर भावेश भाई पटेल ने हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी, जो बीजेपी की अनकंटेस्टेड जीत को चैलेंज करती थी और हाईलाइट करती थी कि वोटर्स नेगेटिव वोटिंग यानी कि नोटा का ऑप्शन यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 1 मई को चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनुरुद्धा पी पाई की डिवीजन बेंच ने पीआईएल को उठाने से मना कर दिया और पिटीशनर के लॉयर को इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का डायरेक्शन दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस केस का रेफरेंस सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की गई शिव खेरा की प्ली में दिया था, जहां वो सीख कर रहे थे कि अगर वोटिंग में नोटा को हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं तो ऐसे केस में इलेक्शंस नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाने चाहिए और फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्रेश इलेक्शंस होल्ड किए जाने चाहिए। सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही रीसेंट एग्जांपल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने साइट किया था, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच को बताया था कि सूरत में बीजेपी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया गया है विदाउट एनी इलेक्शन, क्योंकि नॉमिनेशन ऑफ द कांग्रेस कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया है और बाकी के कैंडिडेट्स ने अपना नाम नॉमिनेशन से विड्रॉ कर लिया है। काउंसिल ने सबमिट किया था कि अगर एक भी कैंडिडेट है तो इलेक्शन होनी ही चाहिए, क्योंकि वोटर के पास नोटा को वोट करने का ऑप्शन होना चाहिए। He said, in Surat, where nobody else has appeared, they are forced to go with whoever the candidate is। इस आर्ग्यूमेंट को सुनकर और ये ऑब्जर्व करने के बाद कि पिटीशनर लॉ को फर्दर डेवलप करना चाहता है फ्रॉम द जजमेंट लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मैटर को कंसीडर करने से एग्री कर दिया था। सीजीआई ने कमेंट किया था, लेट अस सी व्हाट द इलेक्शन कमीशन हैज टू से, और फिर बेंच ने इस केस में नोटिस भी इशू किया था। तो आपने देखा कि सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनकंटेस्टेड बीजेपी कैंडिडेट की जीत को लेकर सिर्फ गुजरात हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो चुकी है। यहाँ तक कि उसी से रिलेटेड एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ऑपोजिशन पार्टी ने भेजी थी। सूरत में ऐसे बीजेपी लीडर के अकेले खड़े रहने पर भी कई सारे डाउट्स रेज किए जा रहे थे। इसके बारे में कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया को बताया है। तीसरा एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने,
जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ? एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई। इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफ़ेक्ट करता हूँ या इनको इफ़ेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। आपको बता दो कि सूरत गुजरात के दूसरे 25 सीट्स के साथ 7 मई को लोकसभा इलेक्शंस के थर्ड फेज में वोटिंग के लिए सेट था, लेकिन दलाल को 22 अप्रैल को अनअपोज्ड इलेक्ट कर दिया गया, जब कुंबानी का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया और दूसरे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स विड्रॉ कर लिए। कुंबानी का नॉमिनेशन फॉर्म 21 अप्रैल को रिजेक्ट किया गया था, जब उन्हें 3 प्रपोजर्स ने सूरत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सौरभ परधी को एफिडेविट्स दिए कि सिग्नेचर्स उनके नहीं हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इसी सिचुएशन पर कहा था कि अगर कैंडिडेट्स वॉलंटरी विड्रॉ करते हैं तो इलेक्शन कमीशन इंटरवीन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था, अगर दूसरे कैंडिडेट्स विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उन पे प्रेशर डाला गया है तो हमारा रोल होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स को नोटा का ऑप्शन मिलना चाहिए था, तो कुमार ने कहा है कि उसके लिए कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। नोटा का ऑप्शन 2013 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपने देखा कि कैसे इस सिचुएशन को लेकर कई सारे न्यूज है, पर इन सब का फैसला अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। सो लेट्स वेट एंड सी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस केस को कैसे संभालते हैं। बी विद लॉ चक्रा to know more about the legal updates and legal news.